ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गीता कंपानी। नमस्कार। रॉयटर्स पर मैंने एक तस्वीर देखी। रॉयटर्स एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है। वो तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगी। एक आदमी एक छोटी सी दुकान में बैठा है। उसको एक हेल्थ वर्कर चेक कर रहा है। गुजरात की तस्वीर है। स्वास्थ्य कर्मचारी ने पीपीई किट पहन रखा है। वहां पर घर घर जाकर लोगों का सर्वे किया जा रहा है। एक और तस्वीर है जो ध्यान खींचती है। एक ऑटो वाला है जो पुणे में पीपीई किट पहनकर अपने ऑटो में बैठा है। पीपीई किट पहनने के पीछे उसका मकसद ये है कि वो कोविड-19 मरीजों को भी अपने ऑटो में सवारी कराए और उन्हें अपने मंजिलों तक पहुंचाए। पीपीई किट में इतनी परेशानियों के बावजूद इस तरह के लोग इतना काम कर लेते हैं, वाकई सराहनीय है। ऐसी तस्वीरें हम सबको संदेश देती हैं कि कुछ मुश्किल नहीं है। हम कोरोना वायरस को एक दिन जरूर हरा ही देंगे। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि आप सब कोविड-19 से सतर्क रहें, जागरूक रहें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी। डॉक्टर गीता, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते मैम। इससे पहले कि डॉक्टर गीता जी के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर गीता, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो कोरोना मरीज हैं, जो कोरोना से ठीक भी हो जा रहे हैं, उनमें एक साधारण दिक्कत देखने को मिल रही है। ज्यादातर मरीजों में वो है सिर दर्द की और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। क्या है इसके कारण और कितने समय में ये परेशानी ठीक होती है? देखिए, कितने ये जो मेंटल हेल्थ की जो होती है, ये एंजाइटी से या अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है। बहुत सारे मरीज, एक तो लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद वो बीमार हो गए, फिर ये, और हम ये देख रहे हैं कि बहुत मरीज बीमारी से ठीक होने के बाद भी उनको तरह तरह की तकलीफ रह रही है। जैसे कईयों को सांस लेने में दिक्कत होती है, कईयों को दिल की बीमारी हो रही है, कई सडन डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं हार्ट की वजह से, और बहुत टाइम के लिए तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो इसलिए ये जो अनसर्टेनिटी है, या कि आगे कैसा होगा, दोबारा इन्फेक्शन मुझे हो सकती है, नहीं हो सकती है, मैं नेगेटिव हो गया हूँ, घर से इतनी देर के लिए वो निकल नहीं पाते हैं, तो ये तरह तरह की जो अनसर्टेनिटीज हैं, ये उनके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही हैं। और रही सिर दर्द के बाद, दैट इज मोर ऑफ ये जो सिर दर्द है, वो जो बॉडी एक है, मसल्स में पेन है, ये दैट इज मोर ऑफ पार्ट ऑफ दैट ओनली, उसी का हिस्सा है ये। जी डॉक्टर गीता, अगर आंकड़ों की बात करें, दिन प्रतिदिन कोरोना से जुड़े आंकड़े हमारे सामने आते हैं। भारत में पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि दिल्ली में कोरोना की सेकेंड वेव का पीक जो है वो खत्म हो चुका है। क्या कहेंगी इन आंकड़ों के गणित पर? देखिए, केजरीवाल जी ने ये कहा है कि क्योंकि हम पीक नीचे आ रहा था फर्स्ट पीक के बाद, फिर अचानक केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो उसके बाद फिर से केसेस अभी डाउन होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो एक्टिव केसेस का रेट है ना, जो एक्टिव केसेस हैं, वो ग्रेजुअली फॉल हो रहा है। जैसे येस्टरडे इट वाज 6.8, आज इट इज 5.2, एंड टेस्टिंग रैपिडली हो रही है। तो नंबर ऑफ टेस्ट इज रैपिड, लेकिन जो एक्टिव केसेस हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। सो मोस्ट लाइकली दिस इज कि जो सेकेंड वेव भी आई थी, वो केजरीवाल जी के कहने का सही है कि एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, एंड द रिकवरी रेट, वी आर रीचिंग अ रिकवरी रेट ऑफ 90%। सो रिकवरी रेट बढ़ रहा है और एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं। सो ये बट इट इज, आई फील, मेरे हिसाब से अभी इट्स टू अर्ली टू से, देखना पड़ेगा, क्योंकि जब पहली वेव भी खत्म हो रही थी, हमें लगा कि अब
खत्म हो गया, होने को जा रहा है कोरोना, फिर अचानक केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे। तो अब कम हो रहे हैं, एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट बहुत हाई है, फर्टिलिटी रेट भी हमारी कंट्री में जो डेथ का रेट है वो रिलेटिवली आप जब परसेंटेज वाइज देखो तो कम है, 1.9% है। तो हम तो ये अच्छी बात है कि अगर वेव खत्म हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। इट्स अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्यू। एक समय पूरे देश में जो संक्रमित लोगों का आंकड़ा था प्रतिदिन का, वो 1 लाख के करीब आ गया था और ऐसा लग रहा था कि शायद वो आंकड़ा 1 लाख को पार भी कर जाएगा। अब उसमें भी गिरावट आई है। तो क्या पूरे देश भर में कोरोना का पीक चला गया? नहीं, देश भर में मैं नहीं कहूंगी कोरोना का पीक चला गया, अभी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र में, कर्नाटका में बहुत एक्टिव केसेस हैं और बहुत केसेस आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है। आई थिंक और थोड़ा कुछ समय देखना चाहिए कि केसेस जो हैं कम होते दिखाई दें, जो हम ये कह सकते हैं। डेफिनेटली दिल्ली में तो ये हो रहा है कि एक्टिव केसेस बहुत कम हो गए और रिकवरी रेट 90% पहुंच गया है। जी, एक तरफ जहां संक्रमण की बात करते हैं डॉक्टर गीता, दूसरी तरफ बरबसी वैक्सीन का जिक्र आ जाता है। रूस की जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि भारत में उसको लेकर तैयारियां की गई हैं, कोलैबोरेशन किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि शायद बड़े पैमाने पर भारतीयों में ट्रायल को लेकर जो है वो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, स्पुतनिक 5 डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लाना चाह रही थी इंडिया में। तो अभी उन्होंने ये बोला है कि ये जो ट्रायल्स हैं, ये ट्रायल्स जो हुए हैं अभी तक वो लार्ज स्केल में नहीं हुए हैं एंड जो पार्टिसिपेंट्स थे उस ट्रायल में उनमें भारतीय नहीं थे। तो हाउ इट इज गोइंग टू एक्ट इन इंडियन पार्टिसिपेंट्स इन इंडिया एंड भारतीयों में कैसे इसका रिएक्शन होगा। तो पहले स्मॉल स्केल ट्रायल्स किए जाएं, फिर लार्ज स्केल में वैक्सीन को इंडिया में आना चाहिए। इंडिया में अपने आप भी 3 इंस्टीट्यूट हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया in combination with AstraZeneca जो ऑक्सफोर्ड 16 वैक्सीन बना रही है एंड जाइडस एंड भारत बायोटेक, ये 3 कंपनीज की भी वैक्सीन इंडिया में बन रही है विच इज इन फेज 2 and 3 ट्रायल्स। तो मेरे ख्याल से बाय नेक्स्ट ईयर बिगनिंग वी शुड हैव अ वैक्सीन। ये स्पुतनिक 5 का था कि मे बी नवंबर तक दे वांटेड टू लॉन्च, बट इसमें क्योंकि ट्रायल्स अच्छे से नहीं हुए थे और भारतीय नहीं थे उस ट्रायल में, तो भारतीय पार्टिसिपेंट्स, तो इसलिए ये हुआ कि अभी इट शुड बी ट्राइड ऑन अ फर्दर पॉपुलेशन बिफोर कमिंग टू इंडिया। जी हाँ, एक और सवाल आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इलाज में जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल हुआ वो क्या है? हमारे जरा श्रोताओं को समझाइए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में। देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डोनाल्ड ट्रंप के 2 टाइप की यूज हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कॉम्बिनेशन। बट ये जो है जैसे एंटीबॉडी जो होती है दैट इज प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट द वायरस, मतलब वो वायरस को डायरेक्टली अटैक करती है। सेम बेसिकली द प्रिंसिपल वही है जैसे प्लाज्मा थेरेपी का है। प्लाज्मा थेरेपी में भी एंटीबॉडीज दी जाती हैं विच आर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस। सो जो पेशेंट रिकवर हो जाते हैं कोरोना से उनके एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट द वायरस एंड ये प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती हैं। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, दे act against the same clone of the virus. So a combination of 2 monoclonal antibodies was given to Donald Trump, but this is not yet FDA approved and this is अभी रिसर्च में है, बस उनको दी गई है। जी डॉक्टर गीता, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने कोरोना के बेहतर प्रबंधन से इस महामारी को बहुत ज्यादा फैलने से रोक लिया है।
देश के प्रधानमंत्री भी बार बार लोगों से यह आह्वान कर रहे हैं कि आप समय समय पर हाथ धोएं, मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित दूरी का पालन करें। जब देश के प्रधान सेवक आपसे ये निवेदन करते हैं तो जनता की क्या जिम्मेदारियां हो जाती हैं जब हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है? देखिए, जो प्रूवन है, जो 100% जिसकी इस वायरस के बारे में बहुत सारी चीजें रोज आती हैं। कभी इसके इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ट्राई की गई है, आइवरमेक्टिन ट्राई की गई है, डॉक्सीसाइक्लिन ट्राई की गई है, विटामिन सी, जिंक, कई चीजें आती हैं, रोज ट्रायल्स हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, या प्लाज्मा थेरेपी है। लेकिन जो प्रूवन एंड टेस्टेड है 100% वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन। ये तो 100% प्रूवन है। तो इसलिए मैं भी कहूंगी कि ये तो आप जरूर करिए, इसमें ना कोई खर्चा है ना कोई प्रॉब्लम है। ये आपके ऊपर है कि आप सतर्कता बरतते रहिए ताकि संक्रमण ना फैले। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क जरूर जब भी बाहर जाए मास्क पहन के जाएं, और हैंड सैनिटाइजेशन रखिए। ये तो प्रूवन है। बाकी जो चीजें आती हैं उनका कई चीजें अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में होती हैं, तो ये बिल्कुल प्रूवन है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगी कि ये तो आप जरूर करिए। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार ने कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर से आप सबसे निवेदन किया है कि आप जहां भी जाएं मास्क पहनकर जाएं, सुरक्षित दूरी का पालन करें। प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन भी दिया, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप हाथों की सफाई समय समय पर करते रहें। राजधानी दिल्ली से पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। अमित जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। अमित जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल 2 सवाल है सर। पहला सवाल तो ये कि मैं ये देख रहा हूँ, मतलब देख के सभी देख रहे हैं कि कई बार तो 30 साल का लड़का, जवान लड़का, बिल्कुल फिट लड़का भी कोविड से इसकी डेथ हो रही है जी। और कई लोग 60 साल से भी ऊपर है जो बच रहे हैं जी। इसका क्या कारण है? और दूसरा मेरा सवाल है कि क्या हम बाहर का जो ठेले पे खाना बनता है, जो अच्छे ठेले पे खाना बनता है, रेस्टोरेंट में बनता है, क्या हम वो खा सकते हैं? क्योंकि कई बार फूड अवेलेबल नहीं रहता है, जो लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं। ये 2 सवाल। जी डॉक्टर गीता। देखिए, ऐसा है, जब भी इन्फेक्शन होती है 2 चीजें होती हैं। एक तो वायरस की पैथोजेनिसिटी की, वायरस किस इंटेंसिटी का है, उसके ये वायरस म्यूटेट भी कर रहा है। कई बार उसकी मतलब वो वायरस कितना खतरनाक है। हर वायरस में इंटेंसिटी होती है वायरल इन्फेक्शन की। और दूसरी चीज होती है कि होस्ट का रिस्पॉन्स, कि जिसको इन्फेक्शन संक्रमण होता है उसका क्या रिस्पॉन्स होता है इन्फेक्शन। तो ये 2 चीजें कॉम्बिनेशन होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि वायरल इन्फेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। तो जब मरीज, जो डेथ्स हमने देखी है यंग इंडिविजुअल्स में, कई बार वो यंग इंडिविजुअल्स को भी कोई हार्ट की बीमारी हो सकती है, या हो सकता है जो वायरल इन्फेक्शन हुई है उसकी सिविरिटी जो थी वायरस की, वो उनको वायरल इन्फेक्शन की ज्यादा थी। तो इसलिए जो संक्रमण हुआ था उसकी सिविरिटी थी वो ज्यादा थी, तो इसीलिए डेथ हुई है। और जो बड़े बूढ़े हैं उनमें वायरस शायद म्यूटेट कर गया था, जो उसकी इंटेंसिटी या पैथोजेनिसिटी जिसको हम कहते हैं वो कम होगी और उनका होस्ट का रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन डिफरेंट होगा। तो इसीलिए इन्फेक्शन के एंड रिजल्ट में फर्क होता है। दूसरा सवाल आपका था? इनका दूसरा सवाल ये है कि जो ठेले पर स्ट्रीट फूड बिकता है या फिर रेस्टोरेंट में जो खाना मिलता है वो खाना कितना सुरक्षित है? देखिए, खाना की सुरक्षा के रिगार्डिंग यही है, हाइजीन जो उस खाने में, उसका कोरोना वायरस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर खाना प्रॉपर हाइजीन से बन सकता है आप खा सकते हैं, लेकिन यही होना चाहिए कि जो हाथ लगते हैं डब्बे के ऊपर वो हाथ इन्फेक्टेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं ये वायरस ना ही सिर्फ आसपास हवा से हो सकता है, या आपका अगर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल या जो संक्रमित व्यक्ति है वो किसी कार्डबोर्ड को भी छूता है जिसमें खाना पैक हुआ होता है, या किसी सरफेस को छूता है, तो उस पर वायरस कुछ दिन तक रह सकता है। तो इसीलिए अगर वो व्यक्ति जिसने हैंडल किया है वो पैकेट को, वो संक्रमित है, तो उस पैकेट पे
वायरस हो सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत ही जरूरी है तो आप बाहर से खाइए, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए इस पैंडेमिक में जितना हो सके आप खुद घर में अपने स्वच्छ तरीके से हाइजीन बरतते हुए खाना बनाएं और खाएं। जी हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सुबोध गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं कोविड-19 पर विशेष प्रशंसा की आपकी टीम को इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न है कि 5 वर्ष तक के बच्चे चूंकि बोल नहीं पाते या फिर अपनी बातें स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते हैं जी, तो ऐसे बच्चों में कोरोना के लक्षण को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि आमतौर पर कोरोना के जो लक्षण है वो फ्लू के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। बढ़िया सवाल है डॉक्टर गीता कि छोटे बच्चों में साधारण फ्लू और कोरोना को कैसे डिफरेंशिएट करें। देखिए, दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर लक्षण जो फ्लू के हैं वही कोरोना के हैं। लेकिन कोरोना में ज्यादा बॉडी एक होता है फीवर के बजाय, और खांसी, सांस लेने की दिक्कत ज्यादा होती है इन्फ्लुएंजा के हिसाब से के कंपैरिजन में। कोरोना वायरस में निमोनिया के चांसेस और सांस लेने की दिक्कत का इंसिडेंस इन्फ्लुएंजा वायरस से ज्यादा है। इन्फ्लुएंजा में ज्यादातर बुखार तेज होता है और बॉडी एक होती है। कोरोना वायरस में गले में दर्द, खांसी और फिर जो टेस्ट चीजों का चले जाने के चांसेस, स्मेल चले जाने के चांसेस और निमोनिया लंग्स में फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर बच्चे को आप देखते हैं कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने का जो हम रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट जिसको हम कहते हैं, नॉर्मली जो होता है से 24 पर मिनट होता है, तो वो बढ़ के 30-35 हो रहा है। तो दैट मीन्स सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और अगर उसके नाखून, जुबान नीले पड़ रहे हैं, तो बलगम वाली खांसी आ रही है, तो आप सोचिए कि इसको छाती में इन्फेक्शन है। जी। जम्मू से महेश बाली जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि मैं 67 ईयर ओल्ड हूँ और अभी सेहत ठीक है, नॉर्मल बीपी है, शुगर नहीं है। 3 इनहेलेशन सुबह शाम हमें क्या ये लेनी है? क्या इससे कोई अंदर जख्म तो नहीं हो जाते ट्रैकिया में, नोज में या कहीं, जो इसको हम थोड़ा 2-4-10 सेकंड के लिए अंदर रोकते हैं? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि काढ़ा हम इतने 5-6-4 महीने से हम पीते आ रहे हैं, जिसमें तुलसी है, ये अदरक है वगैरह, दालचीनी वगैरह, तो उससे कोई मुंह में कड़वा कड़वा सा आया था तो बंद कर दिया। क्या उसको कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पेट में कोई अल्सर या पेट में कोई दर्द वगैरह तो नहीं होती? जी डॉक्टर गीता। काढ़ा पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो कड़वा आया था, मे बी आपको उसका टेस्ट आया होगा अदरक का। काढ़ा आप पीते रहिए, बिकॉज ये तुलसी, अदरक ये पेट के लिए भी अच्छे हैं और इनसे कोई नुकसान नहीं है। डाइजेशन में भी फायदा ही होगा और कितना ये संक्रमण रोकेंगे ये मालूम नहीं, लेकिन नुकसान तो बिल्कुल नहीं है, तो फायदा ही हो सकता है। तो आप पीते रहिए। और पहला प्रश्न आपका क्या था? पहला प्रश्न ये कह रहे हैं कि 67 साल की इनकी उम्र है और ये जो नाक में कुछ ये डालने की बात कर रहे थे कि उससे सुबह शाम दोपहर ये डाल रहे हैं ताकि स्टीम इनहेलेशन। जी, स्टीम इनहेलेशन कर रहे थे। हाँ, स्टीम इनहेलेशन से आप बोल रहे थे छाले तो नहीं पड़ जाएंगे, तो आप स्टीम इनहेलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मत कीजिए स्टीम इनहेलेशन। अगर किसी को नाक बंद है या अब नाक में इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो हम स्टीम इनहेलेशन देते हैं। आप वैसे स्टीम इनहेलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। मुरादाबाद से मकसूद हुसैन जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो जांच के लिए नाक में नली डाली जाती है, तो वही नली क्या दूसरे को डाली जाती है, तो इससे क्या कोरोना से बचाव कैसे होगा? डॉक्टर गीता ये जानना मेरा जी पूछिए। ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्वैब लिया जाता है कोरोना की जांच के लिए और उसमें जो
नली का इस्तेमाल किया जाता है या जो फिर लकड़ी का एक छोटी सी डंडी का इस्तेमाल किया जाता है, क्या वही दूसरे व्यक्ति के स्वैब लेने में भी क्या उसी का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल नहीं, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है जी। इट कैनॉट बी, बिल्कुल किसी दो व्यक्ति में वो सेम डंडी नहीं यूज हो सकती है। जी मकसूद जी, इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आप जांच करवाना चाहते हैं और आपको इस बात का डर है कि कहीं दूसरे व्यक्ति के स्वैब लिया गया और उसे कोरोना संक्रमण है और फिर उसी डंडी से मेरा भी स्वैब लिया जाएगा तो कहीं मैं भी संक्रमित हो जाऊंगा, तो बिल्कुल इस तरह की व्यवस्था नहीं है। सरकार और जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो पूरा ध्यान रखते हैं कि संक्रमण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न पहुंचे। इसलिए अगर किसी में भी लक्षण हैं तो उन लक्षणों को छिपाने की आवश्यकता नहीं है, घर पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ मेडिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नजदीकी जांच केंद्र में जाएं और अब भारत में ऑन डिमांड कोरोना टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। रायबरेली से रामशंकर जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। रामशंकर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे, नमस्कार जी नमस्ते, कि शराब और स्वास्थ्य, कोरोना, शराब से स्वास्थ्य अच्छा हो नहीं सकता, मगर हमारी प्राथमिकता है शराब ही कि डीलिंग, मतलब व्यापार को ज्यादा वो करना। इसलिए अगर हमें कोरोना से विजय प्राप्त करनी है तो जो हमारे ये मास्क, शारीरिक दूरियां और ये तो है, इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। डॉक्टर गीता ये एक सुझाव दे रहे हैं कि जो शराब है उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, चूंकि इनका ऐसा मानना है कि जो शराब की दुकानें हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और शराब से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। देखिए, शराब से तो कई बीमारियां होती हैं, जो खासकर जब अधिक शराब पी जाती है तो, और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो इस पे प्रतिबंध लगाना, ये तो मेरे हिसाब से जो नागरिक हैं उनको सतर्क रहना है, उनको कंट्रोल इख्तियार करना है कि वो कंट्रोल में पिए, अधिक ना पिए और सोशल डिस्टेंसिंग दुकान पे मेंटेन रखें। तो बैन करना ये तो सरकार के ऊपर है, वो करना चाहती है कि नहीं। ऐसे तो कई बीमारियां हैं, तो नागरिक खुद जब सतर्क नहीं रखेंगे तो कोई क्या कर सकता है, क्योंकि बैन लगाने से ऐसा तो है नहीं कि वो शराब मिलेगी नहीं, जिन्होंने लेनी होती वो दूसरी जगह से भी ले आते हैं। सो आई डोंट थिंक इसके लिए बैन करने की कोई जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको खुद ये तय करना होगा कि कौन सी चीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और कौन सी चीज हानिकारक है। जब लोग मास्क ही नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, तो शराब का कहाँ ऐसा सवाल आता है बैन करने का। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर गीता सही कह रही हैं। सरकार हर कदम पर आपके साथ नहीं रह सकती है। कोरोना को हराने के लिए आपको मास्क पहनने की जरूरत है, सुरक्षित दूरी का पालन करने की जरूरत है और हैंड हाइजीन का भी ख्याल रखना होगा। राजस्थान के चुरू से ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ, डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है, मेरी छोटी सिस्टर है, 73 एज है जी। वो 4 साल से वो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रही है, उसको कोरोना हो गया जी। अभी वो कोरोना पोजीशन में रांची में है, तो उसे क्या पोजीशन है, उसे कोरोना का ज्यादा असर होगा है कैंसर की दवाई से, या ये मैं जानना चाहता हूँ। जी डॉक्टर गीता, ये जानना चाह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण इनके रिश्तेदार को हुआ है और वो जो हैं 73 वर्ष की उनकी उम्र है, वो कैंसर की पेशेंट भी हैं। क्या कैंसर की दवाइयों से कोरोना में कुछ राहत होगी या उन्हें खतरा ज्यादा है? नहीं, खतरा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो कैंसर के मरीज हैं उनकी एक तो अपनी इम्यूनिटी कम होती है, दूसरी जो दवाइयां कैंसर के लिए दी जाती हैं वो शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देती हैं, क्योंकि वो शरीर की अपनी जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती हैं, तो उनसे शरीर में इम्यूनिटी कम होती है।
तो कोरोना वायरस के होने के चांसेस एक जैसे होते हैं, लेकिन जब हो जाता है कोरोना वायरस इन मरीजों को तो इन्फेक्शन के चांसेस फैलने के शरीर में ज्यादा हो जाते हैं और इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर होती है। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे मरीजों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है और जो लोग कैंसर, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से परेशान हैं, कोरोना के इस संकटपूर्ण दौर में वो अपना खास ख्याल रखें। उत्तर प्रदेश के मथुरा से पप्पू जी जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्ते सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे किसी को कोरोना हो जाता है जी, तो उसका इलाज घर पर नहीं हो सकता? सोशल डिस्टेंसिंग रख के, जैसे तो अभी वैक्सीन ऐसी बनी नहीं है तो वो घर पे भी इलाज हो सकता, उसका तो नहीं हो सकता? जी डॉक्टर गीता। हाँ, ये पूछ रहे हैं कि घर पे इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जी डेफिनेटली आप तो हम सरकार ने कहा ही है कि जितने एसिम्टोमेटिक मतलब जिनको कोई लक्षण नहीं है या जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, उन सब लोगों का इलाज माइल्ड और इवन टू एन एक्सटेंट मॉडरेट सिम्टम्स, उनका इलाज होम क्वारंटाइन है। वो बुखार जो है उसके लिए पैरासीटामोल लें, अपना हाइजीन ठीक रखें, फ्लूइड्स लें और होम क्वारंटाइन करें। एक कमरे में उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, 10 डेज क्वारंटाइन, आफ्टर दैट 7 डेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अस्पताल में एडमिट होने की कोई जरूरत नहीं है, उनको होम क्वारंटाइन ही किया जाता है। जी। नोएडा से राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, राजीव जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये नमस्कार जी, डॉक्टर मैडम को भी नमस्कार। ये आगे जाके इन फ्यूचर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबीज में इनॉक्यूलेशन प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इस वैक्सीन को भी इंक्लूड किया जाएगा? डॉक्टर गीता ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वैक्सीन बाजार में आ जाती है तो जो बच्चों का टीकाकरण होता है, क्या उसमें कोरोना वैक्सीन को भी शामिल किया जा सकता है? अभी तो वैक्सीन आई नहीं है। इट इज टू इनिशियल टू से कि वेदर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड की जाएगी। आई डोंट थिंक, अभी तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अभी तक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन जो है वो हर साल स्ट्रेन बदलता रहता है। तो इसकी जरूरत हर साल नई इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है, जो बिकॉज द स्ट्रेन म्यूटेट करता है हर साल, तो नया स्ट्रेन आता है, तो हर साल नई वैक्सीन आती है। तो इसका कोई इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इंक्लूडेड नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल ये कोरोना वैक्सीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड होगी। अभी तक तो अब वैक्सीन ही नहीं आई इतनी दूर का, आप कैसे सोच रहे हैं? जी डॉक्टर गीता, चूंकि आप कोरोना मरीजों को देख रही हैं और इस पर पूरी निगाह है जब से संक्रमण भारत में आया है, क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ महीनों में, और खासकर अगर हम बात करें सितंबर और अक्टूबर के इन शुरुआती दिनों में, क्या वायरस का प्रभाव थोड़ा कम देखने को मिल रहा है मरीजों में, लक्षण के मामले में या सीवियरिटी के मामले में? हाँ, हम देख रहे हैं कि जो एसिम्टोमेटिक, जिनको कोई लक्षण नहीं है, बहुत सारे ऐसे मरीज घूम रहे हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन हो सकता, और जिनको बहुत ही माइल्ड हो सकता है, थोड़ा बहुत बॉडी एक आध दिन हुई है या थोड़ी बहुत गले में खराश हुई है, लेकिन वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बहुत संख्या जो एसिम्टोमेटिक है और माइल्ड केसेस की बढ़ गई है कंपेयर टू द सीवियर केसेस। जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही संदेश दूंगी कि आप बहुत सावधानी बरतिए। ये मत सोचिए कि लॉकडाउन खुल गया है और तो आप बीमारी कम हो गई है। जो बीमारी की सेकेंड वेव आई है उसके लिए बहुत बड़ा कारण ये है कि लोगों ने अपनी सावधानी बंद कर दी थी। लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे कि बीमारी चली गई है, तो मास्क नहीं डाल रहे थे, सोशल डिस्टेंस, आप इतना देखते थे लोग इकट्ठे 4-5 खड़े हुए हैं बिना मास्क डाले, तो ये एक को संक्रमण होता है, उससे 2 लोगों को संक्रमण होता है, 2 से 4 लोगों को होता है। जी हाँ, बिल्कुल। लोगों को ये समझने की जरूरत है और आपकी बात से हम पूरी तरह सहमत हैं कि लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी, तभी हम कोरोना संक्रमण को हरा पाएंगे। डॉक्टर गीता, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है कि आप मास्क पहने, सुरक्षित दूरी का पालन करें और अपने हाथों को बार-बार साफ करते रहें, उसको फॉलो करिए और कोरोना संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी डॉक्टर गीता कंपानी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।